सभी स्टूडेंट्स का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म EFE पर स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील सारण साइंस का एक चैप्टर नर्वस सिस्टम लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। नर्वस सिस्टम जो होता है तंत्रिका तंत्र, उसमें किसकी स्टडी की जाती है? नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ते हैं अपने? तो नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो अपना होता है ब्रेन, होता है मस्तिष्क वाला भाग है। मस्तिष्क वाला भाग है जो खोपड़ी के अंदर रहता है। इसको अपने रफली इमेज के द्वारा देखें तो नर्वस सिस्टम के अंदर अपने जैसे देखें, एक तो अपना मस्तिष्क वाला भाग हो जाएगा, ऐसे उभार और खांच होती है मस्तिष्क के ऊपर, कायरी एंड सल्काई, इस प्रकार से ये मस्तिष्क के अंदर है। मस्तिष्क है, ये खोपड़ी के अंदर है, सॉरी, ये मस्तिष्क हो गया। और फिर पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर ऐसे धागेनुमा संरचना होती है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर रहती है। ऐसे रीढ़ की हड्डी की जो छोटी छोटी हड्डियां होती है, कशेरुकाएं, वर्टिब्रेस, इसको यूं घेर के रखती है। इसको कहते हैं मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन तो अपना खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर, और ब्रेन के पीछे का भाग है धागेनुमा, स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर। अब इसके अलावा जैसे अपने हाथ को देखें, अपने हाथ को हिला रहे हैं तो सारा कंट्रोल दिमाग से तो हो रहा है। अपने पैर को हिला रहे हैं तो सारा कंट्रोल अपने दिमाग से हो रहा है। तो फिर यहाँ से ऐसे धागे से निकलते हैं, यूं धागे निकले से हाथों में जा रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन में जा रहे हैं, पैरों में जा रहे हैं। तो इनको कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन। तो इस तरह से अपनी तंत्रिका तंत्र में एक तो स्टडी करेंगे ब्रेन के बारे में, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु, और इसके अलावा तंत्रिकाएं, इन सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। तो ये अध्ययन करेंगे अपने तंत्रिका तंत्र के अंदर। इसको अपने जैसे देखें, तंत्रिका तंत्र के अंदर ये दिखा रखा है, देखो आपको ब्रेन की स्ट्रक्चर दिखा रखी है इस प्रकार से, बिल्कुल उभार और खांच वाला, अखरोट के फल जैसा होता है, वॉलनट फ्रूट जैसा ये ब्रेन है। और इस ब्रेन से ये जो पीछे की तरफ निकल रही है, ये यहाँ पर ये धागेनुमा जो भाग है, ये धागेनुमा जो भाग होगा, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर चला जाएगा, मेरु रज्जु कहलाएगा। तो नर्वस सिस्टम में दुनिया के अंदर जितनी भी खोजें हो चुकी है, इवन सुपर कंप्यूटर बनाए जा चुके हैं, मनुष्य के दिमाग ने तो बनाए, तो सबसे पावरफुल है ये। और कंपटीशन में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपके लिए फायदा करेगा। तो ध्यान से समझेंगे, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट सिस्टम है बहुत ही। तो नर्वस सिस्टम ये ब्रेन के बारे में है। तो तंत्रिका तंत्र के अंदर एक तो मस्तिष्क, मस्तिष्क वाला भाग है, दूसरा मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी के अंदर है, और न्यूरॉन्स, तंत्रिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं, इनका अध्ययन करेंगे। मस्तिष्क का जो खोपड़ी के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु जो रीढ़ की हड्डी के अंदर, और नर्व्स, न्यूरॉन्स, तंत्रिकाओं का अध्ययन इसमें किया जाएगा। तीनों पार्ट्स का अध्ययन इसमें नर्वस सिस्टम में अध्ययन कर किया जाएगा। एक एक पार्ट को लेकर डिस्कस करेंगे अपने। फिर सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं ब्रेन के बारे में, जो मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क है, उसकी आकृति कैसी होती है? तो मस्तिष्क की आकृति अखरोट के फल जैसी होती है। अखरोट के फल जैसे होने से फायदा ये मिला कि इसका जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो बढ़ जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होने से मनुष्य की दिमाग की जो मेमोरी है वो अन्य प्राणियों की तुलना में ज्यादा होती है। तो मनुष्य की मस्तिष्क की आकृति अखरोट के फल जैसी होती है, जिससे इसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल वो अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा विकसित होता है। इसको एक इमेज के द्वारा जैसे देखो आप, सरफेस एरिया वाला क्या कंसेप्ट है, इसको अपने जैसे देखें, जैसे अपने पास में कोई दो वायर है, एक तो इस प्रकार से वायरिंग है अपने पास, यूं है ऐसे, जिसमें उभार और खांच खूब है। इस प्रकार से कोई वायर है, ये इसके दोनों एंड है, ए एंड है और ये बी एंड है। दूसरा अपने पास ऐसे वायर है कोई,
ए एंड और बी एंड। तो इन दोनों सिरों को अपने खींचें तो ज्यादा एरिया किसका होगा, इस वायर का होगा। इसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। इसलिए मनुष्य का मस्तिष्क जो है अखरोट के फल जैसी होने के कारण इसकी जो पावर होती है, मेमोरी पावर है, याददाश्त है, वो ज्यादा होती है। और अखरोट का फल मनुष्य के दिमाग के लिए अच्छा भी माना जाता है। नेचुरली अपने चर्चा करें प्रकार से दिया जाए तो ये संरचना है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की आकृति कौन से फल की जैसी, अखरोट के फल जैसी होने से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। इसीलिए मनुष्य का जो मस्तिष्क है सभी प्राणियों में सबसे अधिक विकसित होता है। जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों में मनुष्य का मस्तिष्क सबसे अधिक विकसित होता है, मोस्ट डेवलप्ड है। सभी एनिमल्स के अंदर सबसे अधिक विकसित होता है। कारण क्या, इसका अखरोट के फल जैसी आकृति होने के कारण। इसके बाद अपने चर्चा करें मस्तिष्क के पार्ट लें, कौन कौन से भाग होंगे। तो मस्तिष्क के 3 भाग लिए जाएंगे। अग्र भाग होगा फोरब्रेन, फोरब्रेन हो गया। मध्य भाग मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। 3 पार्ट हो जाएंगे। अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन। फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, 3 पार्ट है इसके। अब इससे फोरब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होगा सेरिब्रम, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क कहेंगे इसको, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एग्जाम्स के अंदर इनके क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाते हैं कि किसी ब्रेन का पार्ट दे देंगे और इसको मैचिंग करो कौन कौन से पार्ट का है, एक अग्र का है, एक मध्य का है, एक पश्च का है, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो जो 3 पार्ट है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क के भाग है। मध्य मस्तिष्क वाला जो भाग होता है उसमें पिंड से होते हैं, ऐसे 4 पिंड होते हैं। उन चारों पिंडों को कहा जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री का मतलब होता है 4, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये 4 पिंड होते हैं। और एक होता है सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल, ये मध्य मस्तिष्क के भाग है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडंकल। पश्च मस्तिष्क वाला जो भाग है उसके देखें अपने, उसके पार्ट है सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये 3 पार्ट होंगे, पश्च मस्तिष्क के होंगे। अब एक एक पार्ट को लेके अपने स्टडी करेंगे, इसके ऊपर कौन कौन से पार्ट की क्या क्या फंक्शन है उनको देखेंगे। ये मस्तिष्क की एक संरचना बना के दिखा रखी है आपको, बिल्कुल अखरोट के फल की तरह की संरचना है। ये पूरा ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर भी अपने देखें ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम वाला पार्ट है प्रमस्तिष्क, और ये पीछे का भाग दिखा रखा है सेरिबेलम, पश्च मस्तिष्क है। अखरोट के फल की जैसी इसकी संरचना पाई जाती है। इस तरह का मस्तिष्क होता है अपना। अब इसे मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट्स के काम बता रखे, जैसे स्पीच का फंक्शन है, स्पीच है, बिहेवियर है अपना किसी भी प्रकार का, हियरिंग कैपेसिटी है, मेमोरी है, इमोशंस है, विजन है। इससे संबंधित पार्ट है वो कौन सा पार्ट है अपना, फ्रंटल टेम्पोरल लोब होते हैं, अलग अलग लोब है इसके, फ्रंटल लोब के फंक्शन, पैराइटल लोब के फंक्शन, टेम्पोरल लोब के फंक्शन, और इधर ये सबसे पहले दिखा रखा है आगे का पार्ट, फोरब्रेन का पार्ट दिखा रखा है। अलग अलग इनके लोब के अकॉर्डिंग इनके इसमें फंक्शन दिए गए हैं। जैसे मतलब फ्रंटल लोब है, उस फ्रंटल लोब के फंक्शन जैसे बिहेवियर, मेमोरी, पर्सनालिटी, अपनी इंटेलिजेंस, आईक्यू पावर, सारा मोमेंट, रीजनिंग कैपेसिटी जो होती है, वो सारा का सारा कौन करता है, फ्रंटल लोब करता है।
पैराइटल लोब के अंदर भी जैसे रीजनिंग से संबंधित चीजें आती है, अपनी लैंग्वेज अपने है, रीडिंग है, सेंसेशन है, इंटेलिजेंस है, ये सारा का सारा आएगा पैराइटल लोब के अंदर। और ऑक्सीपिटल लोब की चर्चा आपने कर ही चुके हैं। लास्ट वाला जो लोब होता है उसके अंदर अपने जैसे बैलेंस बनाना बॉडी का, और दूसरा कोऑर्डिनेशन होता है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन, इस प्रकार का बिहेव है वो अपना कौन रखेगा, ऑक्सीपिटल लोब रखा जाता है, ऑक्सीपिटल लोब के द्वारा होता है। अलग अलग लोब के फंक्शन दे दिए इसके अंदर अपने। अब प्रमस्तिष्क, फोर ब्रेन, प्रमस्तिष्क के बारे में, तो प्रमस्तिष्क के दो भाग होंगे, एक तो होगा फोर ब्रेन के पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तीन पार्ट होते हैं इसको। प्रमस्तिष्क में गोलार्ध या हेमिस्फीयर होते हैं, गोलार्ध मिलेंगे इसमें या हेमिस्फीयर होते हैं, जो आपस में एक नर्व की फाइबरनुमा स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। उस फाइबरनुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम की तंत्रिकाओं की पट्टी से जुड़े रहता है। तो ये दो गोलार्ध है, इसके हेमिस्फीयर है, और दोनों हेमिस्फीयर जो बड़े बड़े हैं एक नर्व की नोड से, तंत्रिकाओं की पट्टी से जुड़े होते हैं। उस तंत्रिकाओं की पट्टी को कहते हैं कार्पस कैलोसम। तो ये कार्पस कैलोसम याद रखना है इस पास से। कार्पस कैलोसम दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करेगा इसके अंदर। कार्पस कैलोसम हेमिस्फीयर के पार्ट को जोड़ रहा है। फिर प्रमस्तिष्क के कार्य क्या क्या होते हैं, फंक्शन क्या है प्रमस्तिष्क के? प्रमस्तिष्क के कार्य, एक तो प्रमस्तिष्क का जो काम होता है सोचने विचारने की क्षमता, अपनी जो भी थिंकिंग कैपेसिटी है अपनी, सोचते हैं विचारते हैं, वो सारा प्रमस्तिष्क कंट्रोल करता है, उसको सेरिब्रम वाला पार्ट कंट्रोल करेगा। और दूसरा सोचने विचारने की क्षमता के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए, कोई ऐसी संतान है जन्म से मंद बुद्धि है, मेंटली रिटार्ड है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो उसका कौन सा पार्ट डेवलप नहीं हुआ? तो उसका प्रमस्तिष्क वाला भाग डेवलप नहीं हुआ। स्पीच कैपेसिटी होती है, बोलने की क्षमता, ये भी कहां से आएगी? प्रमस्तिष्क से आती है। अनेक संतानें होती है जो बोल नहीं पाती, देखो न्यूज भी देखते हो कि इस तरह की न्यूज आती है, साइन लैंग्वेज में दिखाते हैं, तो उनमें बोलने की सामर्थ्य नहीं होती है। तो उनका जैसे जीभ वाला पार्ट तो सही होता है, नॉर्मल होता है, वोकल कार्ड भी नॉर्मल है, लेकिन सेरिब्रम वाला जो भाग है वो डेवलप नहीं हो पाया, प्रमस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता उनके अंदर। तो सेरिब्रम वाले पार्ट में कमजोर है। सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता, अनेक प्रकार की जो संवेदनाएं हैं, सुख दुख, इच्छा द्वेष, घृणा प्रेम, ये सेंसेशन है, उनका कंट्रोल भी कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। इनको अपने देखें कौन कौन सी फंक्शन है इसमें। एक तो इसका प्रमस्तिष्क का कार्य है सोचने विचारने की क्षमता, थिंकिंग कैपेसिटी, बोलने की क्षमता, स्पीच कैपेसिटी, उनका नियंत्रण करना है। जन्म से मंद बुद्धि, बोलने में असमर्थ संतानों का कौन सा भाग विकसित नहीं हो पाएगा? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम विकसित नहीं हो पाएगा। ये सेरिब्रम की एक इमेज दे रखी है अलग प्रकार से, देखोगे इस प्रकार का सेरिब्रम होता है, अनेक उभार और खांच होते हैं इसके अंदर, गायरी एंड सल्काई प्रेजेंट होते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे, एक तो मस्तिष्क का कार्य क्या लेंगे अपने? सोचने विचारने की क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता को करता है, और दूसरा बोलने की क्षमता को भी कंट्रोल करता है। और जन्म से जो मंद बुद्धि संतानें होती है, बोलने में असमर्थ है, उन संतानों का प्रमस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता, प्रमस्तिष्क विकसित उनका नहीं हो पाता। प्रमस्तिष्क का ही कार्य होता है सारा ये, सोचना विचारना बोलना, इस प्रकार से। फिर अगले पार्ट को अपने लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एक तो ठंड लगना, अपने को गर्मी का अनुभव होना, ठंड का गर्मी का ये अनुभव कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस कराएगा। भूख लगती है अपने को, प्यास लगती है, उसका अनुभव भी कराएगा हाइपोथैलेमस। ठंड, गर्मी, भूख और प्यास,
इनका अनुभव कराता है। दूसरा, अपने शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, उस मास्टर ग्रंथि पे ये कंट्रोल रखता है ताकि अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल किया जाए। तो मास्टर पे कंट्रोल रखने के कारण इसको हेडमास्टर कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का हेडमास्टर। इस तरह से इसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं। अब इस देखें अपने पीपीटी के ऊपर, हाइपोथैलेमस का कार्य अपना एक तो गर्मी, भूख, प्यास और ठंड आदि का अनुभव कराना है। और दूसरा, ये पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि, उसका नियंत्रण करता है। उसका नियंत्रण करने के कारण इसलिए इसको कहा जाता है हेडमास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हेडमास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो ये हाइपोथैलेमस के कार्यों को पक्का करो। क्या क्या अनुभव कराता है? ठंड, गर्मी, भूख, प्यास आदि का अनुभव कराता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि का ये क्या करता है? नियंत्रण रखता है, पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल रखेगा। इसलिए इसको कहा जाता है हेडमास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों का हेडमास्टर है। और ये मस्तिष्क के अंदर इसकी संरचना दिखा रखी है, देखो ये दिख रहा है आपने को, ये हाइपोथैलेमस है, रेड से कलर का जो बना रखा है इसके अंदर, हाइपोथैलेमस की संरचना के बारे में बताया गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का इसको हेडमास्टर कहा जाएगा, मुख्य नियंत्रक है, हेडमास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है इसको। क्योंकि ये जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि थायराइड ग्रंथियों को कंट्रोल कर रही है, तो अपने आप कंट्रोल नहीं हो रहा, तो पीयूष ग्रंथि पे कंट्रोल किसका है? हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस के थ्रू हो रहा है। अन्य ग्रंथियों पे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस की सहायता से। इसलिए हाइपोथैलेमस को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का हेडमास्टर, हेडमास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं जो विभिन्न प्रकार की भावनाओं, इमोशंस, अपनी जो है लैंगिक व्यवहार है, अपना सेक्सुअल बिहेवियर होता है, मोटिवेशन है, उत्साह है आदि का अनुभव कराता है। उसको ऐसे समझो कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के साथ में मिलकर प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम जो है वो अपने अनेक प्रकार की संवेदनाओं को कंट्रोल करता है, लैंगिक व्यवहार, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, मोटिवेशंस को कंट्रोल करता है। तो ये 3 संरचना है। तो लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है? एक तो सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस, दोनों मिलके बना रहे हैं। किस किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं? एक लैंगिक व्यवहार को, उत्साह को, विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ये कंट्रोल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम का निर्माण कौन कौन कर रहे हैं? एक तो प्रमस्तिष्क कर रहा है और दूसरा एक हाइपोथैलेमस, इन दोनों ने मिलकर किया है। लिम्बिक सिस्टम किस किस को कंट्रोल करता है? एक तो इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, लैंगिक व्यवहार को, मोटिवेशन, उत्साह आदि का अनुभव कराता है। प्रमस्तिष्क जो होता है, सेरिब्रम, वो सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क के अंदर जितने भी ब्रेन के पार्ट है, उन ब्रेन के पार्टों में सबसे बड़ा जो भाग है वो है प्रमस्तिष्क, सबसे बड़ा होता है। और इसके सबसे अधिक कार्य भी है, तो सबसे अधिक कार्य होने के कारण इसको सबसे विकसित कहते हैं। तो प्रमस्तिष्क भाग है वो एक तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा भाग होता है, लार्जेस्ट पार्ट है, और इसके सबसे अधिक कार्य होते हैं। तो सबसे अधिक विकसित भाग है, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट भी है, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। वो कौन है? वो है अपना प्रमस्तिष्क, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है, लार्जेस्ट भाग है, सबसे अधिक कार्य इसी वाले भाग के होते हैं।
मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के अंदर देखें अपने, तो इसमें दो पिंड होते हैं जिनको कहते हैं ऑप्टिक लोब। दो दृष्टि पिंड होते हैं, ऑप्टिक लोब होते हैं, और दो सर्वे पिंड होते हैं। सर्वे मानो सुनने से संबंधित, ऑडिटरी लोब होते हैं, और जिनका मुख्य कार्य क्या है, अपने को देखने का और सुनने का ज्ञान कराना है। मतलब क्या होता है, जो अपनी आंखें होती है, आंखों से अपने को दिखाई नहीं देता, आंखें तो अपनी ग्रहण करने का काम करती है, देखने की संवेदना को ग्रहण करती है, देखने का ज्ञान आंखें नहीं कराती। तो आंखों के भाग से ऑप्टिक नर्व निकलती है, दृष्टि तंत्रिका, और वो मध्य मस्तिष्क में जाएगी, ऑप्टिक लोब के पास जाएगी। मध्य मस्तिष्क अपने को देखने का ज्ञान कराएगा। इसी तरह से कानों से सुनने का ज्ञान नहीं होता, कान तो सुनने की संवेदना को ग्रहण करते हैं, सेंसरी ऑर्गन है, ये संवेदी अंग है। तो कानों से सुनने की संवेदना एक ऑडिटरी नर्व सर्वे तंत्रिका लेके जाएगी, और मिड ब्रेन के अंदर जो ब्रेन के पार्ट होते हैं ऑडियो लोब, वहां पे लेके जाएगी, और सुनने का ज्ञान अपने को कौन कराएगा, मध्य मस्तिष्क कराएगा। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि आंखों के अंदर से दृष्टि तंत्रिका जो होती है, ऑप्टिक नर्व, उस संवेदना को मध्य मस्तिष्क के कौन से भाग में लेके गई, दृष्टि पिंडों में लेके गई। दृष्टि पिंड मध्य मस्तिष्क में होते हैं, ऑप्टिक लोब। ऐसे कानों से ऑडिटरी नर्व है, वो कहां लेके गई सूचना को, ऑडिटरी लोब, ये भी मध्य मस्तिष्क में होते हैं, ऑडिटरी लोब में लेके जाएगी, और जिससे अपने को देखने का और सुनने का ज्ञान होता है। देखने का और सुनने का ज्ञान इसके द्वारा कराया जाएगा। मिड ब्रेन का काम होता है एक प्रकार से देखने का और सुनने का काम। वीडियो ऑडियो सिस्टम अपना यहीं से होता है, सारा कंट्रोल होता है। और जन्म से यदि कोई ऐसी संतानें हैं, जैसे अंधी संतान है, ब्लाइंड है, या बहरी संतान है, उनका मध्य मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता। तो मध्य मस्तिष्क का काम क्या है, देखने का और सुनने का ज्ञान कराना। और यदि मध्य मस्तिष्क डेवलप नहीं हो पाया, तो ऐसी संतानों के अंदर, जन्म से जो ऐसी संतान है, वो अंधी होगी और बहरी होगी, देखने का ज्ञान नहीं होगा, सुनने का ज्ञान नहीं होगा। आंखों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, ब्रेन के अंदर है, मिड ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है, अंधी हो जाएगी या बहरी होती है संतान। सेरिब्रल जो पेडंकल होता है, इसका काम क्या होता है, मस्तिष्क को बाकी भागों से जोड़ने का काम करता है। अग्र मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है, इन भागों से जोड़ने का काम कौन करेगा, सेरिब्रल पेडंकल करेगा। इस प्रकार से इसको देखें अपने, तो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के ऑडियो लोब वो तो सुनने का काम कर रहे हैं, और ऑप्टिक लोब वो देखने का काम कर रहे हैं। तो अपना जो भी वीडियो सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम है, ये सारा कंट्रोल कहां से हो रहा है, मध्य मस्तिष्क से हो रहा है, मध्य मस्तिष्क से हो रहा है। मध्य मस्तिष्क के भागों को जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं, सेरिब्रल पेडंकल कर रहे हैं। सेरिब्रल पेडंकल मध्य मस्तिष्क के भागों को जोड़ने का काम करता है। पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क का बात करें, अपने हिंड ब्रेन की बात करें, तो पश्च मस्तिष्क में जो अपने पार्ट आते हैं, एक तो आता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, पोन्स, और एक मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये भाग आएंगे पश्च मस्तिष्क में आते हैं। ये पार्ट, तीनों के तीनों पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब इसके अंदर जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम की चर्चा करें अपने, तो शरीर का जो संतुलन है और समन्वय है उसको बनाता है ये, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। अपने शरीर के अंदर जो मांसपेशियां होती है, ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, वॉलंटरी मसल्स, हाथों के अंदर है, पैरों के अंदर है, इन ऐच्छिक मांसपेशियों पे बिल्कुल कंट्रोल लगता है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, और उससे अपने खड़े रहते हैं, चल रहे हैं, चलने का संतुलन बना रहे हैं, ये सारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। और व्यक्ति, मान लो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खूब शराब पीते हैं, अधिक शराब पीने से अनुमस्तिष्क भाग अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएगा।
उससे अपने शरीर पे नियंत्रण नहीं रह पाएगा, जिससे शरीर का बैलेंस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखें इसके अंदर। तो वापिस लें इसको, पश्च मस्तिष्क के भाग कौन कौन से होंगे, तो सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये 3 पार्ट ध्यान रखना है इसमें। सेरिबेलम जो भाग है उसका फंक्शन क्या है, शरीर का संतुलन बनाना, जैसे अपने खड़े हैं, चल रहे हैं, शरीर का संतुलन बनाना और कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाने का काम कौन करता है, ये सेरिबेलम करता है, सेरिबेलम का काम होता है। और इस इमेज में दिखा रखी है, ये सेरिबेलम की शेप है, येलो से कलर का, पीछे का दिमाग होता है, इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं एक प्रकार से, पीछे का दिमाग है ये। पोन्स, दूसरा पार्ट अपन ने जो पढ़ा था, पोन्स वाला भाग। पोन्स क्या करता है, श्वास और नींद जागरण चक्र का नियंत्रण करता है। ब्रीथिंग सिस्टम है अपना, स्लीपिंग साइकिल है, वो कंट्रोल कौन करेगा, पोन्स करेगा। मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय की गति है, ब्लड प्रेशर है, श्वसन है, इनका नियंत्रण करता है। यानी जो अपनी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो अपने कंट्रोल में नहीं है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, हृदय की धड़कन है, श्वसन दर है, भोजन का पाचन है, जिन पे अपना कंट्रोल नहीं होता है, उन अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। और फांसी देने के दौरान यही भाग नष्ट होता है, जिससे हृदय की धड़कन रुक जाएगी, सांस की गति रुक जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा का फंक्शन क्या है, हृदय की गति को कंट्रोल करना, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर से संबंधित, श्वसन, रेस्पिरेशन का कंट्रोल। तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा। अनुमस्तिष्क जो भाग होता है उसका ऐच्छिक पेशियों पे नियंत्रण रखकर शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। ये चर्चा आपने कर चुके हैं कि जो अपनी ऐच्छिक पेशियां होती है, ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, उन पे नियंत्रण कौन करेगा, अपना सेरिबेलम करेगा, अनुमस्तिष्क वाला भाग करेगा। अनुमस्तिष्क उन पे नियंत्रण करता है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ऐच्छिक मांसपेशियों पर वॉल्यूंटरी मसल्स पर कंट्रोल कौन करेगा, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क करता है। शरीर का उससे क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है, शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है, बैलेंस बनाता है एक प्रकार से। ये अपना कौन है, सेरिबेलम होता है। कान के आंतरिक भाग में अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, अर्धचंद्राकार, कहां पर, कान के अंदर। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर का जो बैलेंस होता है, तो बैलेंस बनाने का काम 2 संरचनाएं करती है, एक तो अनुमस्तिष्क कर रहा है, सेरिबेलम, एक कान के अंदर अर्धवर्ताकार नलिकाएं होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, वो भी शरीर का संतुलन बनाने का काम करती है। तो शरीर के अंदर संतुलन बनाने का काम सेरिबेलम के अलावा कौन करता है, अर्धचंद्राकार नलिकाएं भी करेगी, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, ये भी शरीर का संतुलन बनाने में सहायता करती है। अल्कोहल अधिक पीने से अनुमस्तिष्क भाग जो है वो अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है और जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो अल्कोहल अधिक पीने से कौन सा भाग अस्थायी रूप से निष्क्रिय हुआ, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। और अनुमस्तिष्क निष्क्रिय हो जाएगा तो शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए ट्रैफिक के अंदर अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाना अलाउ नहीं होता है। अल्कोहल पी के गाड़ी चलाएंगे तो अपनी ऐच्छिक पेशियों पे कंट्रोल नहीं रहेगा और जिससे एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसीलिए इसमें कंट्रोल रखा जाता है। तो ये अल्कोहल के प्रति क्या है, बहुत ही संवेदनशील है। कौन सा वाला भाग, अनुमस्तिष्क भाग। मेडुला ऑब्लांगेटा, तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है
इसका कार्य अनैच्छिक क्रियाओं, इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन जैसे होती है, अनैच्छिक क्रियाओं है जिन पे अपना कंट्रोल नहीं है, अपने आप होती रहती है। रेस्पिरेटरी रेट है, अपनी श्वसन दर है, हृदय की गति है, पल्स रेट है, हृदय की धड़कन है, भोजन का निगलना है, इन सब का कंट्रोल कौन रखता है? मेडुला ऑब्लिगेटा रखता है। अनैच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल करता है, हृदय की धड़कन, श्वसन दर, भोजन का पाचन, निगलना वगैरह सबको कंट्रोल करता है। और एक चर्चा पहले भी की थी अपने, फांसी देने के दौरान मेडुला ऑब्लिगेटा के नष्ट हो जाने से अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रुकने से मृत्यु हो जाती है। तो फांसी देने के दौरान कौन सा भाग नष्ट होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा, ये वाला भाग नष्ट हो जाता है और उससे अपनी अनैच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल नहीं रहता और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर इसमें बात करें अपने प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। रीढ़ की हड्डी के अंदर धागेनुमा संरचना है जिसको कहते हैं मेरु रज्जु। वो मेरु रज्जु क्या करती है? जैसे अपने हाथ है अपना, कोई गर्म वस्तु से छुआ, जैसे तवे, कोई खाना बना रहा है, गर्म तवे से अपना हाथ छू गया, तो अपने हाथ को ऐसे थोड़ी करते हैं कि अभी हाथ गर्म हो रहा है दूर हटें, अपने आप ही दूर हट जाता है। गर्म तवे के हाथ लगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। ऐसे कोई नुकीली पिन चुभी, अपनी आलपिन वगैरह चुभी, तो अपना हाथ एकदम दूर हट जाएगा। तो गर्म या नुकीली वस्तुओं के छूने पर प्रभावित अंग का एकदम दूर हट जाना, इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। और प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं उनका कंट्रोल मस्तिष्क नहीं करता, उनका कंट्रोल करेगा मेरु रज्जु। जैसे अपन देखें, ये मेरु रज्जु है, मान लो ऐसे, ये मेरु रज्जु है, तो यहां से कोई प्रतिवर्ती क्रिया गई, सेंसेशन गई, तो यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। यहां मस्तिष्क में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। हाथ से गया तो यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। तो मेरु रज्जु कंट्रोल करती है इसको। तो मेरु रज्जु और मेडुला ऑब्लिगेटा प्रतिवर्ती क्रियाओं पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। सियाटिका नर्व, सियाटिका जो तंत्रिका होती है, ये सबसे लंबी तंत्रिका होती है, पैर के अंदर होती है, सबसे लंबी तंत्रिका पाई जाती है। न्यूरॉन के अंदर सबसे लंबे न्यूरॉन में कौन होगी? सियाटिका नर्व होती है। और इसके डिस्क के स्लिप हो जाने पे, कहते हैं स्लिप डिस्क होगी, तो तंत्रिकाएं जो है वो दबने लग जाएगी। रीढ़ की हड्डी के अंदर छोटी छोटी जो वर्टिब्रा है, कशेरुकाएं, उनके बीच में डिस्क होती है। वो डिस्क यदि स्लिप हो जाती है तो तंत्रिकाएं दबने लग जाती है और सियाटिका नर्व दबेगी तो इसके कारण रोग हो जाता है। उस रोग को कहते हैं सियाटिका रोग। तो सियाटिका रोग किसके कारण हुआ? डिस्क स्लिप होने के कारण प्रॉब्लम होता है, डिस्क के स्लिप होने के कारण दिक्कत होगी। तो इस पे अपने ध्यान रखें, रिकॉल कर लें। तो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, एक तो एग्जाम्पल देखें, किसी नुकीली या गर्म वस्तु के छूने पर प्रभावित भाग का एकदम दूर हटना कैसी क्रिया कहलाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रियाओं पे कंट्रोल कौन रखेगा? मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? सियाटिका नर्व। और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो डिस्क होती है, उनके स्लिप हो जाने से, तंत्रिकाओं के दबने से प्रॉब्लम कौन सा होता है? सियाटिका रोग हो जाता है, सियाटिका डिजीज हो जाती है। फिर आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है वो केंद्रीय तंत्रिका के साथ विभिन्न तंत्रिकाएं जुड़कर बनाते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, दो पार्ट है। मतलब जो अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क वाला भाग है, पीछे रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड है, मेरु रज्जु है, एक लाइन में जो अपना तंत्रिका तंत्र है उसको तो कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ हाथों वाला है, पैरों वाला है या साइडों वाला है, उसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधि के अंदर है ये। और परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग ले लिए अपनों ने। व्हाट डज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये देखो आप इस इमेज के अंदर दिखा रखा है एक प्रकार से, कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑर्गन, लिम्स एंड स्किन। मतलब ये जो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसको अलग अलग अंगों से, हाथों पैरों से जोड़ने का काम कौन करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र करता है। कैरी सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर सूचनाओं को ले जाने का और लाने का काम कौन करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र करेगा। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र के फंक्शन है, ये जनरल अपनों ने इसमें ले लिया है। तो एक तरह से समझो कि अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके साथ अलग अलग अंगों को जोड़ रखा है, इसने जोड़ने का काम ये तंत्रिका तंत्र कर रही है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऐच्छिक मांसपेशियों से संबंध रखता है। मतलब ये अपने जो भाग लेंगे सोमेटिक, सोमेटिक वाला जो भाग है वो ऐच्छिक मांसपेशियों से संबंधित होता है। जैसे हाथों की मांसपेशियां हैं, पैरों की मांसपेशियां हैं, उससे संबंधित तंत्र को क्या कहेंगे, सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दूसरा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अनैच्छिक मांसपेशियों से संबंधित होता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट दिया, एक तो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक जो होगा वो अपने ऐच्छिक मांसपेशियों के साथ होगा, जैसे हाथों की मांसपेशियां हैं, पैरों की मांसपेशियां हैं, इनके साथ में कौन सा है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। और एक है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, अनैच्छिक क्रियाओं के साथ, जैसे हृदय की धड़कन अपने आप चल रही है, सांस की दर चल रही है, तो अनैच्छिक क्रियाओं के साथ अपना कौन सा होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इस तरह से स्ट्रक्चर रहती है पूरी की पूरी। तो इसमें दिखा रखा है, ये नर्व को दिखा रखा है, मसल्स को दिखा रखा है, ये सूचना जा रही है ब्रेन के अंदर, तो बाद में ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है। सोमेटिक नर्व है ये कैसा है, सोमेटिक नर्व है, ऐच्छिक पेशियां है ये। और फिर अपने चर्चा करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यह शरीर को सक्रिय करता है और लड़ो या भागो, डू और डाई प्रतिक्रिया में मदद करता है। लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट एक्टिविटीज के अंदर ये काम करता है, अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होगा यह शरीर को आराम देता है, कंडीशंस को वापस नॉर्मल में लेके आएगा। ये इमरजेंसी की कंडीशन में लेके जाता है, ये नॉर्मल की कंडीशन में लेके आता है। जैसे अपनी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, अपनी सांस की गति बढ़ जाएगी, शरीर के रोम खड़े हो जाएंगे, पसीना ज्यादा आएगा। इस प्रकार की क्रियाओं को तो कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो इन सभी क्रियाओं को नॉर्मल लाने का काम कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फिर अपने संरचना की बात करें, न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है उनका कार्य क्या होता है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के माध्यम से सूचनाओं का संचार करती है। तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल माध्यमों से सूचनाओं का संचार करना, ये काम किसका है, न्यूरॉन का होता है, न्यूरॉन फंक्शन करेगा। एक्सोन, न्यूरॉन का वह भाग जो सिग्नल को दूर तक ले जाता है। इसके बाद अपने बात करें एक्सोन, ये न्यूरॉन का वह भाग है जो सिग्नल को दूर तक ले जाता है, सिग्नल को दूर तक ले जाने का काम करता है, सिग्नल को भेजने का काम करेगा, दूर तक ले जाने का काम करता है सिग्नल्स को। ये अलग अलग संरचना बना रखी है, ये डेंड्रोन्स की है, ये एक्सोन की है, ये नर्व एंडिंग बना रखी है, सूचनाएं वहां तक जाएगी इस प्रकार से। सिनेप्स, सिनेप्सिस की जो प्रक्रिया है इसको देखें, अपने इंपॉर्टेंट है ये। दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन जहां सिग्नल का
अंतरण होता है, सिग्नल ट्रांसमिट होता है, उस वाले भाग को कहा जाता है सिनेप्सिस। तो दो न्यूरॉन के बीच में सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। तो जो जुड़ने की क्रिया है दो न्यूरॉन के बीच, उस जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के द्वारा जुड़ा रहेगा। और ये सिनेप्सिस के दौरान वहां पर एक सिनेप्टिक नोब होता है, एक्सोन का जो सिरा है जहां से न्यूरोट्रांसमीटर छोड़े जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सिनेप्टिक नोब, घुंडियां सी होती है। और दूसरा, दो न्यूरॉन के बीच में सूचनाओं को जोड़ने के लिए, जैसे ईंटों के बीच में सीमेंट होती है, ऐसे दो न्यूरॉन के बीच में क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। और ये न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सिनेप्सिस की प्रक्रिया का मतलब दो न्यूरॉन का आपस में जुड़ना, इस प्रक्रिया को कहेंगे सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस की प्रक्रिया को संचालित करते हैं वो है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन के मध्य सूचनाओं को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ट्रांसमिशन का काम करते हैं। इनके नाम से क्लियर है, न्यूरो और ट्रांसमीटर सूचनाओं को भेजने का काम करेंगे। ये देखो दिखा रखे हैं इस प्रकार से, अलग अलग कैटेगरी के न्यूरॉन दिखा रखे हैं। यूनिपोलर, यूनिपोलर के अंदर क्या होगा, एक ही पोल है केवल। मल्टीपोलर में खूब सारे पोल हैं, और बाईपोलर में दो पोल है, मतलब एक एक्सोन और एक डेंड्रोन तो है बाईपोलर। अब इसमें डेंड्रोन्स नहीं हो तो यूनिपोलर। खूब सारे डेंड्रोन्स बना रखे हैं इस प्रकार से, ये देखो आप, इस प्रकार की कंडीशंस को नाम दे दिया गया मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर, बाईपोलर और यूनिपोलर ये न्यूरॉन्स के टाइप हो जाएंगे, न्यूरॉन्स के प्रकार हो जाएंगे। अब ये जो न्यूरॉन के टाइप होते हैं इनको अपने अलग अलग करके देखें। सबसे पहले है मल्टीपोलर, यह प्रे मस्तिष्क में पाए जाएंगे, सेरिब्रम वाले भाग में पाए जाते हैं, प्रे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और इनमें एक से अधिक डेंड्रोन्स होता है, एक से अधिक डेंड्राइट्स मिलेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं मल्टीपोलर। और जो बाईपोलर है ये आंखों की रेटिना में होते हैं, आंखों की रेटिना में होते हैं। इनमें एक डेंड्रोन और एक एक्सोन मिलेंगे, एक डेंड्रोन और एक एक्सोन होना उसको कहेंगे बाईपोलर। और बाईपोलर कहां पाए जाएंगे, आंखों की रेटिना में पाए जाते हैं, आंखों की रेटिना में पाए जाएंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर जो न्यूरॉन है ये केवल एक एक्सोन होता है, इनमें इनमें ओनली क्या होगा, एक्सोन होगा, केवल एक एक्सोन होता है। और इनमें संवेदी गुण अवस्था में पाए जाते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन होती है, जो सूचनाओं को प्रसारित करने का काम करती है। तो यूनिपोलर में ध्यान रखेंगे डेंड्रोन नहीं पाया जाता, केवल क्या होते हैं, एक्सोन पाए जाते हैं। और नर्वस सिस्टम इसकी मैंने कही है। न्यूरॉन की झिल्लियां, नर्व की मेम्ब्रेन्स, तो ये मेनिंजेज है। मस्तिष्क के चारों तरफ मस्तिष्क की झिल्लियां होती है, ब्रेन की मेम्ब्रेन है, मस्तिष्क की झिल्लियां। इन तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से कहते हैं मेनिंजेज, मेनिंजेज। और सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है वो होती है ड्यूरामेटर। नाम से क्लियर है, ड्यूरेबिलिटी, मजबूती प्रदान करती है मस्तिष्क को ये। तो ड्यूरामेटर, इनका क्रम ध्यान रख सकते हो, जैसे DAP, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर, इन तीनों झिल्लियों को कहते हैं मेनिंजेज। इनमें किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो ये मस्तिष्क की झिल्लियां सूज जाती है, बहुत तेज बुखार आता है, और उस प्रॉब्लम को कहा जाता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का बुखार, तो ये मेनिंजेज है। तो ये ड्यूरामेटर लिए अपनों ने। ड्यूरामेटर के बाद की कंडीशन देखें अपने,
दूसरी है अरेक्नोइड मेम्ब्रेन। ये मध्यम झिल्ली होती है, मिडल की मेम्ब्रेन है, अपनी मिडल की मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। मस्तिष्क का जो द्रव होता है वो कौन सी के अंदर है? एरेक्नोइड के अंदर होता है। और सबसे अंदर वाली है पाया मेटर, सबसे अंदरूनी होती है, पतली झिल्ली होती है, जो मस्तिष्क की सतह से सीधे संपर्क में रहती है। तो सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर, सबसे अंदर वाली पाया मेटर और बीच वाली अरेक्नोइड। ये तीन झिल्लियां दिखा रखी है डायग्राम में भी, देखो आप, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पाया मेटर। ये ब्रेन की मेम्ब्रेन है। मस्तिष्क की झिल्लियों के बारे में चर्चा की अपनों ने। ब्रेन की मेम्ब्रेन है, मस्तिष्क की झिल्लियां हैं। इन तीनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप से कहा जाएगा मेनिंजाइटिस। इस पे इन्फेक्शन होने को, जब इन तीनों झिल्लियों में संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उस प्रॉब्लम को कहते हैं मेनिंजाइटिस। और इस रोग में क्या होगी? मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाती है और रोगी को तेज बुखार और सिर दर्द होता है। हाई ग्रेड फीवर होगा इसमें, हाई ग्रेड फीवर होता है, ब्रेन फीवर भी कहते हैं उसको। मस्तिष्क का बुखार किसको कहा जाएगा? मेनिंजाइटिस को कहा जाएगा, मेनिंजाइटिस को कहा जाएगा। न्यूरॉन के जो प्रकार होते हैं उनको भी देखें अपने। एक तो प्रकार होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन, जब न्यूरॉन के एक्सोन पर श्वान कोशिकाओं द्वारा माइलिन आवरण होता है, न्यूरॉन का जो एक्सोन वाला भाग है उसके ऊपर श्वान कोशिकाएं ये मिलके क्या बनाती है? एक माइलिन आवरण बना देती है। उस माइलिन आवरण के कारण इस प्रकार के न्यूरॉन को कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। और ये मुख्य रूप से कहाँ मिलेंगे? क्रेनियल वाले पार्ट में होते हैं। क्रेनियल वाला भाग होता है, मस्तिष्क की कपाल वाला भाग है, वहां से जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं? माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में कौन सी कोशिकाओं का आवरण होता है? ये ध्यान रखेंगे, श्वान सेल्स। श्वान सेल्स है वो एक्सोन को ढक के रखती है, इसलिए इनको कहा जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जिन न्यूरॉन्स के ऊपर ये श्वान सेल्स नहीं होने के कारण इनको कहेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जब न्यूरॉन के एक्सोन पर माइलिन आवरण नहीं है उन्हें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। और ये मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें अधिकतर ये मिलेंगे, सोमेटिक में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इस प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो ये अपनों ने स्टडी की कंप्लीट तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम, उसके अलग अलग पार्ट्स की स्टडी की, फिर उनको रिकॉल किया। इनको अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।